सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी सोशल साइंस में, क्लास 10th का, भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आपने पहले चैप्टर में देखा कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ साथ जैसे राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, इससे अपने बारे में लोगों को मतलब समझ बदलने लगी कि वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है। यह भावना बदल गई और राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा होने लगा। नए प्रतीक चिन्ह और नए गीतों और विचारों के संपर्क में स्थापित हुए समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया गया। ज्यादातर देश इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण लंबी प्रक्रिया में हुआ। इसे देखते हैं क्या होता है। भारत में क्या कंडीशन थी, भारत में कैसे राष्ट्रवाद पनपा। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। उपनिवेशवाद क्या था कि भारत पहले क्या था, भारत एक ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। उपनिवेशवाद क्या होता है कि देश कोई दूसरा होगा और उसका शासन कोई दूसरा देश करेगा। तो अंग्रेज जो पहले यहाँ आए एक व्यापारी के रूप में आए, और व्यापारी के रूप में होते होते उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो भारत के राजाओं की सत्ता में दखल देने लगे और धीरे धीरे वहां की सत्ता को हड़पना शुरू कर दिए और वहां पर धीरे धीरे अपना पूरा पूरा कब्जा जमा लिए। जब पहले जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उसके बाद 64 में जो है आपका बक्सर का युद्ध होता है, जिससे पूरी सत्ता अंग्रेजों की कायम हो जाती है इंडिया में। और उत्पीड़न और दमन के इस भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांधा। मतलब अंग्रेज दमन कर रहे तो सब वर्गों का दमन हो रहा था, तो इन लोगों आपस में लोग जुड़ने लगे कि ऐसे बाहरी लोगों को हमें यहाँ से उखाड़ फेंकना, भगा देना है। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का एक जैसा असर नहीं था। कुछ लोग ज्यादा प्रताड़ित थे, जो उच्च वर्ग के लोग होंगे तो अंग्रेजों के पिछलग्गू बन गए होंगे, जिसके कारण वो फायदा भी ले रहे थे। जैसे कि उनका अनुभव अलग था, स्वतंत्रता मायने भी उनका अलग था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता का टकराव मतलब एकता भी हुई, लेकिन उसमें टकराव भी होना सुनिश्चित था। पहले एक और पुस्तक के बारे में राष्ट्रवाद के उदय होने का अध्ययन अध्ययन किया था, वह 20वीं शताब्दी के पहले तक की कहानी पढ़ी थी, मतलब पिछले आपने जो पढ़ा कक्षा 9th। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे का अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने में किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। अब यहाँ पहला विश्व युद्ध होता है। पहला विश्व युद्ध जो होता है 1914 से शुरू होता है, जो कि मैंने बताया था। एक कारण क्या था, बाल्कन प्रदेश भी था उसका युद्ध का कारण, जहां पर बहुत सारे देशों के हित आपस में टकरा रहे थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों तक फैल गया, उसमें सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आई। सबसे पहले यह बात है कि विश्व युद्ध एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इससे क्या हुआ, विश्व युद्ध में सभी लोग अनसिक्योर, सभी देश जो है अनसिक्योर फील होने लगे, मतलब उनको ये विश्वास हुआ कि हम खतरे में। इस कारण रक्षा पे भारी इजाफा हुआ, मतलब रक्षा के व्यय पर भारी इजाफा हुआ, रक्षा का बजट बढ़ाया गया। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या हुआ कि बहुत सारे युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि करी गई। अब करों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, आम जनमानस से ही तो कर्जा लिया जाएगा, तो सीमा शुल्क बढ़ा, आयकर शुरू हो गया। इसी टाइम पे आयकर शुरू किया गया। आयकर क्या होता था कि एक निश्चित आय के बाद लोगों को टैक्स देना होता है ना। तो आयकर इसी टाइम पे शुरू होता है। अब युद्ध के दौरान कीमतों में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई, भाई कीमतें बढ़ने लगी। 1813 से 1818 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। मतलब कितने 5 साल के इस समय में, इतने कम समय में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, मतलब उनके पास लोग नहीं रहते। प्रथम विश्व के समय स्थिति अलग थी।
अच्छे कदकाठी वाले लोग चाहिए थे सेना में भर्ती होने के लिए, तो गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती किया गया, चलो सेना में तो भर्ती हो। 1918 और 1918 और 1919 और 1920 और 21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। अभी ये देखिए अनाज भी इस स्थिति में क्या हुआ, कम हो गया। तो क्या हुआ, अनाज कम होता है तो इस समय, और उसी समय पे क्या होता है, एक और आपदा आपत्ति फ्लू फैल जाता है। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी का 120 से 130 लोग मारे गए। अब देखिए इतनी खतरनाक स्थिति थी कि 1921 में क्या हुआ, महामारी और दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब अकाल के कारण, है ना, कि दुर्भिक्ष मतलब होता है जब भिक्षा मांगना भी दुर्लभ हो जाए, तो ऐसी मतलब भिक्षा मिलना भी दुर्लभ हो जाए। तो इस स्थिति में 120 से 130 लोग मारे गए। आप सोच लिए, मर गए 120 से 130 लाख लोग, लाख की बात हो रही है। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक ऐसे नेता सामने आया, उसे संघर्ष का एक नया ढंग दिया और एक नया तरीका पेश किया। अब यहाँ पर एक हमारे भारत के एक हीरो आते हैं, उनकी एंट्री होती है। वो कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक तरह से नए जन आंदोलन के रास्ते में चलते हैं वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। अब देखिए वो यहाँ ही नहीं पूजा जाता, आप जानते हैं गांधी जी नाम है, बहुत बड़ी चीज है गांधी जी, विश्व में सब जगह उनकी स्टैचू लगी हुई है। और वो केवल भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक भी थे। दार्शनिक भी थे, सत्य अहिंसा के मार्ग उन्होंने अपने सत्य अहिंसा के प्रयोग के लिए, अपने सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं। और यही सत्याग्रह उन्होंने भारत में ही नहीं, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका में करी थी। आपका 10th में एक और 9th या 10th में एक लेसन है, नेल्सन मंडेला, 9th में 10th में है ना, मंडेला। तो ये उन्हीं से प्रेरित हुए थे नेल्सन मंडेला, उन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो क्या था, उन्होंने भी सत्याग्रह इन्हीं का फॉलो किया और उन्होंने साउथ अफ्रीका को आजादी दिलाई। काफी दिनों तक वो जेल में रहे, बाद में राष्ट्रपति भी बनते। तो कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रेरित थे। और नस्ल भेदी नीति के गांधी जी ने वहां पर सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ही विरोध किया था। उन्होंने जुलूस, जब क्या हुआ था, यहाँ की घटना क्या थी, दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मजदूर फोक कस्त्र से गुजर रहे थे। 6 नवंबर 1913 का एक दृश्य दिखाया गया है। न्यू कैसल के ट्रांसवाल की एक और बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। अश्वेत मतलब समझ रहे हैं, जो लोग काले होते हैं। अब जो लोग यहाँ गोरे होते तो यहाँ का गोरा अलग होता है, यहाँ अश्वेत ही माने जाएंगे वो लोग, ठीक है, मतलब जो गोरे नहीं, श्वेत लोग जो गोरे होते, जो अंग्रेज अपने आपको कहा जाते थे। अब इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। मतलब कहा जाता है कि सत्य में बहुत शक्ति है, सत्य के और वो इतनी शक्ति और ये आग्रह है कि हम उस जो ठान लेते हैं वो पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, मैंने आपका उद्देश्य सच्चा है, सही रास्ते पे हैं, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखिए, जो गांधी जी का सत्याग्रह, अगर सत्याग्रह आता है तो आप इस चीज को जरूर मेंशन करिए। अगर असहयोग आंदोलन आता है तो भी इस चीज को, गांधी जी के हथियार थे सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह, तो ये जरूर मेंशन करिए कि क्या है, कि उद्देश्य सच्चा है। अगर जो आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको उत्पीड़क, जो आपका शोषण कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। मतलब उसको डंडे से मारना पीटना नहीं, गोली से मारना पीटना नहीं, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में
अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों की एकता का एक सूत्र में बांध सकता है। अब यहाँ पे गांधी जी का एक विचार है जो दिया गया है। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे? उन्होंने क्या कहा? कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का एक हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसीलिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोगों में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है और अहिंसा सर्वोच्च धर्म। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के हमले मामले में ब्रिटेन और यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म का आत्मसात कर लिया है, इन्होंने भारतवासियों ने कर लिया। अब आगे वहां पे बताते हो कि भारत आने के बाद गांधी जी कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाया। अब पहला सत्याग्रह क्या था? उन्होंने 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा करते हैं और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग और महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली ढीली दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद चले जाते हैं। तो ये यहाँ की रहती है कहाँ? चंपारण, फिर खेड़ा और फिर आपका आता है अहमदाबाद मिल मजदूर। अब जो सब यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला फैक्ट है, तो पहला तो सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। दूसरा है आपका जो क्वेश्चन उठाने की है वो है रॉलेट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित होकर गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट था क्या? भारतीय सदस्यों की भारी विरोध के बावजूद भी इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा कि अगर पूछ लिया जाता है रॉलेट एक्ट क्या था, तो इसमें क्या था कि इसमें राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। मतलब अगर जो आप यहाँ घूम रहे हैं, आप कह दिए आप जो है राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, आपको जो है आप जेल चलना पड़ेगा। आप ये नेतागिरी कर रहे हैं, आपकी गलती भी नहीं है। सपोज मान लीजिए कि आप उसमें संलिप्त नहीं है, तो भी उठा के आपको बंद कर दिया गया। आपको कोई अधिकार नहीं रह गया कि आप इसका विरोध करें। इसे कहा गया है बिना वकील और दलील का कानून था ये। इसमें कोई दलील नहीं दी जा सकती, कोई वकील नहीं किया जा सकता था। तो ये एक मान के चलिए एक तानाशाही फरमान था लोगों को परेशान करने का। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। 6 अप्रैल को हड़ताल का शुरू होना था। विभिन्न शहरों में जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इससे व्यापार जन आभार से चिंतित और रेलवे और टेलीग्राफ जैसी जन संचार सुविधाओं के भंग हो जाने से आशंका से भयभीत होकर अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं पर हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई गई। ये देखिए, अगर जो आप असहयोग आंदोलन भी लिख रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उस पर भी ये एक उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, बैकग्राउंड तैयार कर रहा है उसके लिए।
ठीक है। तो गांधी जी पर पाबंदी लगाई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। ये कोई क्या था, जलियांवाला बाग वाले की बात हो रही। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर के शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। यहाँ पर अब 13 अप्रैल को, यहाँ पे हम लोग 10 अप्रैल की बात कर रहे थे, अब यहीं पे कुछ नेता गिरफ्तार हो जाते हैं और घटना आती है 13 अप्रैल की। ऐतिहासिक भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना, बहुत ही ज्यादा, एक मान के चलिए एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा बहुत ही नीच घटना घटित हुई। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। बाहर होने वाले के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। बाहर के लोग आए थे, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ मार्शल लॉ लागू किया है। जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसे मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते भी बंद कर दिया और उसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। मतलब इतने कई राउंड गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद उसने बताया कि वे सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा, किसने, जनरल डायर ने कहा। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी। पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार की इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया और सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों एक बार आतंकित कर ही चुकी है, वो ऐसा करके और आतंकित करना चाह रही है। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर, देखिए कितनी कुर्बानियां दी गई है ना हमारे देश को आजाद करने के लिए, और लोग उसकी उस आजादी का कोई औचित्य ही नहीं समझते हैं। कितनी कुर्बानियां दी गई, कितनी, देखिए यहाँ पे क्या करा, नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीट कर चलने के लिए, सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। मतलब जब कोई आप कोई भी अंग्रेज अफसर देखे तो उनको सलाम करिए। लोगों को कोड़े मारे गए और गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे। भले ही रॉयलेट एक्ट बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहर और कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में और ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन, अब यहाँ देखिए खिलाफत आंदोलन कैसे शुरू होता है, ये देखिए। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। ओटोमन साम्राज्य जो तुर्की का था वो हार गया था। इसका आशय की अफवाह फैली हुई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा, जो खलीफा होता था वो ओटोमन साम्राज्य का जो जो राजा होता था वही खलीफा होता था सारे मुस्लिमों का। जैसे पोप होता है तो पूरे क्रिश्चियन का होता है, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ शंकराचार्य होते हैं हिंदू धर्म में। तो इसमें क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य में एक बहुत सख्त संधि थोपी गई। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा, सर्वे की संधि थी, संधि का नाम था सर्वे की संधि। खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं ने के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी और सितंबर 1920 में 1920 में कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। मतलब एक खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया जाए, जो खिलाफत मतलब जो उसके साथ जो ऑटोमन साम्राज्य के साथ में जो अन्यायपूर्ण संधि की गई थी, अपमानित संधि की गई थी, इसके खिलाफ, और इनके खिलाफ हम जो स्वराज्य के लिए जो स्वराज्य चाहिए हमें, उसके लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। अब आता है असहयोग ही क्यों, असहयोग आंदोलन क्यों। चलिए, तो इसमें क्या था, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज
1909 में गांधी जी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी कारण चल भी पा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय सहयोग कर रहे थे भारतीयों ने। देखिए जब पहला युद्ध होता है प्लासी का युद्ध, तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें जो नवाब सिराजुद्दौला का जो एक सेनापति होता है मीर जाफर, वो गद्दारी कर देता है। और भी जो लोग होते हैं वो कुछ लड़ते ही नहीं, युद्ध ही नहीं लड़ते। तो क्लाइव जो होता है आसानी से उन्होंने कहता है तुमको हम जिता, तुम कुछ ना करना, ऐसा है तुम चुपचाप खड़े रहना, युद्ध में वो नहीं करना, और सब हमको उनकी सारी अंदर की जानकारी दे दो और हम तुमको वहां का राजा बना देंगे। और यही लालच में वो कहीं ना कहीं अपने अपने राज्य से अपने वतन से गद्दारी कर जाते हैं और अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। सत्ता का लाभ, और जो सत्ता का क्या कहते हैं, जो सत्ता का लोभ होता है। आजकल भी आप नेताओं को देखेंगे ऐसे करते हुए, है ना। कल्टी मार लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, कहेंगे अरे तुमको हम सीएम बना देंगे, तुम इधर आ जाओ, तो वो पलटी मार लेंगे, कहेंगे चलो भैया। जबकि भाई जनता तुमको चुन के भेज रही है कि जाइए आप इस पार्टी का समर्थन मत करिएगा, बाद में कल्टी मार के उसी पार्टी को समर्थन दे देते हैं। तो यहाँ क्या है, उनका भी क्या है, कहीं ना कहीं सत्ता का लोभ रहता है। अब अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अब जैसे वो अगर यहाँ रह भी रहे थे तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय सहयोग भी कर रहे थे। अगर जो कह सही, अगर जो भारतीय लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, ये गांधी जी ने माना। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बना? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पदावधियों को लौटाना, जो सरकार ने किसी को पदवी दी है, किसी को सम्मानित किया, उसको वापस करना चाहिए। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। अब बहिष्कार एक शब्द आता है, बहिष्कार क्या है? बहिष्कार क्या होता है? इसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सादारी, चीजों को खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है ना। अब देखिए कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने इन प्रस्तावों को सशंकित थे। वर्ष 1920 में विधायी परिषदों में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ, असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति पर मोहर लगा दी गई। कहां पर? दिसंबर में 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस पर स्वीकृति बनी। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों के सहयोग पर क्या समझा, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से आप देखिए। ये प्रश्न है एक तरह से कहीं ना कहीं। जो विदेशी कपड़े थे उन्हें पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। आंदोलन की अलग अलग क्या धाराएं थी, देखिए। असहयोग आंदोलन, असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, और लेकिन हर एक ने अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, अपने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, लेकिन उनके लिए उनके स्वराज के भी अर्थ भी अलग अलग थे। जैसे शहरों में आंदोलन कैसे रहा, यहाँ से प्रश्न उठाता है। शहरों में क्या स्थिति थी, गांव में क्या स्थिति थी, स्त्रियों में क्या था, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की चांस ज्यादा है। देखिए आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषदीय चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए वे अपने अधिकार मिल सकते हैं, जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसीलिए वे इस पार्टी के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। किसने नहीं किया?
चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। किन्होंने? ब्राह्मणों ने नहीं किया। कहाँ? ये देखिए, मद्रास गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था, जो गैर ब्राह्मण बनाए थे। उन्होंने माना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए ही वे अपने अधिकार मिल सकते हैं, जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसीलिए उन्होंने वो इसीलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। आगे देखिए, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराबों की दुकानों की पैकेटिंग की गई। पैकेटिंग मतलब क्या होता है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री और दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पैकेटिंग कहा जाता है। तो शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई, मतलब वहां से लोगों को जाने के लिए रोका गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 और 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया और इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर देखिए कितनी हो गई, लगभग आधी हो गई, 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों के व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़ा पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघाओं को उत्पादन भी बढ़ने लगा। जब यहाँ के लोग यहीं के कपड़े पहनने हैं, तो यहाँ उत्पादन भी बढ़ेगा उनकी पूर्ति करने के लिए, है ना? और उत्पादन कब होता है? जब किसी चीज की पूर्ति करनी होती है। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन कैसा हो गया? धीमा हो गया। इसके कई कारण थे। क्या कारण थे? खादी का कपड़ा मिलों से भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले में प्राय महंगा होता था। हाथ से बना तो महंगा होना ही होना है। गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। गरीब तो खरीद भी नहीं पाएगा बेचारा। वे मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। मतलब अब ऐसी फैक्ट्री यहाँ भी लगे तब तो ठीक है, क्योंकि भाई चरखे से काट रहे हो, खादी का सूत काट के बना रहे हो, तो वो तो कठिन होने होना है। तो जरूरत थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों को स्थान पर उनका उपयोग किया जा सके। मतलब अब स्कूल भी बना रहे हो तो भारतीय बनाओ, पता चले वहां पे स्कूल की स्थापना नहीं हुई, बच्चे स्कूल छोड़ रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक असफलता का कारण रहा। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। यहाँ से आंदोलन विफल होना शुरू हो गया, दिखने लगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या इसकी दशा थी, देखिए। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, शहर से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देशों के विभिन्न भागों में चले किसान और आदिवासियों का के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अब इसमें कई और जो होते हैं जो आंदोलन, वो भी देखे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। देखिए, ध्यान रखिएगा, अवध में किसने किया? बाबा रामचंद्र ने किया। उनका आंदोलन तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से रकम भारी भरकम लगान और तरह तरह की कर वसूल करा करते थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती था। बेगार क्या होता है? बिना किसी परिश्रम का काम करवाना, ये बेगार होता है। और गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्होंने एक एग्रीमेंट यानी अनुबंध के तहत लिया जाता था। बाद में इसे एग्रीमेंट को मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेज उन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। अब क्या हुआ कि उनका आंदोलन तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों के भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। किसानों की बेगार भी करनी पड़ती थी। पट्टेदारी के तौर पर वे उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर कोई उनका अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम की जाए, बेगार खत्म की जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया।
जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों ने के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन के 300 ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष आंदोलन में शामिल होने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा। और जमीनें गरीबों को बांट दी जाएंगी, ये गांधी जी ने कहा। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य के विचार को कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 की दशक के शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया और कांग्रेस इस तरह के आंदोलन को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। देखिए, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1928 में। तो ये बारदौली आंदोलन है। 1928 में गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन किया, जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा और इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ। इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीवनी में लिखा है, उसको देखते हैं क्या है। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था कि उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा खून खौल उठा है। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेज दिया गया। उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित और मेरे से ज्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता के कारण यह क्षण बीत गया। मैं पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सब उनसे ज्यादा कुछ सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। सर्वपल्ली गोपाल कह रहे हैं इस बात को। आगे देखिए, क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने पर पाबंदी लगाई। आदिवासियों पर पाबंदी लगाना यहाँ पर शुरू करते हैं अंग्रेज। कहते हैं ये बड़े बड़े जंगल, इसमें तो आप नहीं घुस सकते। इन लोगों ने जंगलों में मवेशियों को चरा सकते थे, न मवेशी को चरा सकते थे मतलब जंगलों में, और न जलवान के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। न लकड़ी भी ले जा रहे हैं और न फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोगों को परेशान और गुस्सा था। अब यहाँ से जो ये आंदोलन शुरू होने का चांसेस हो जाता, भाई ना तुम लकड़ी ले जाने दे रहे हो, ना तुम उसका फल खाने दे रहे हो, ना जानवरों को चराने दे रहे हो, तो करेगा क्या? वो जंगल में रहने वाला है, जंगल के आसपास रहने वाला, तो जंगल जाएगा ही जाएगा। उसका काम सारा जंगल से ही हो रहा है। तो इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल एक उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने के लिए मजबूर किया तो लोगों में बगावत कर दी। बेगार मतलब बदने बताया था बिना पैसे के काम करवाना। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी
विशेष शक्तियां और सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं उन्हें, और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकते। राजू के व्यक्तित्व को चमत्कृत विद्रोहियों का विश्वास था कि वह ईश्वर के अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता का गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर कभी नहीं, केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। अब यहाँ पे उनकी ये जो है नीति यहाँ पे थोड़ा सा विरुद्ध थी गांधी जी के। वो गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अहिंसा से तो हम भारत को आजाद नहीं करा सकते। गूडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमला किया और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। स्वराज प्राप्ति के लिए गौरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके। ये चीज ध्यान रखिएगा जो सीताराम राजू के बारे में पूछ लिया जाए। आगे आते हैं बगानों में स्वराज। अपने आप को एक्टिव रखना सीखिए आप लोग। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। आसम के आसम के बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि उनकी चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सके, जिनमें उनको बंद करके रखा गया। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाए। मतलब उनको क्या किया जाता था, मजदूरी के लिए उन्हें बैठा लिया गया तो वो नहीं जाने दिया जाता, तो वो कहते कि गांव भी जा पाए। 1859 में इनलैंड एग्रीमेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी होती थी, या इजाजत उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। मतलब बहुत कठिनाई से मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। ये हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं कि गांव में कैसे असहयोग आंदोलन फैला। उन्होंने बागान छोड़ने और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंस गए और उन्होंने पुलिस पकड़ लिया और उन्हें बहुत तरह से पिटाई करी। इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस ने कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो हिंद स्वराज को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। और ये क्या था, ये लोगों ने हिंद स्वराज का अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया, वो कुछ और सोचने लगे हिंद स्वराज के बारे में। उनके लिए एक ऐसे युग का उद्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और फिर से जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे तो वे अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वे वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित था। आगे देखते हैं। एक चित्र है, चौरी चौरा की घटना है। चौरी चौरा बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। सविनय अवज्ञा। और यहाँ पे घटना घटित हो जाती है तो ये आंदोलन बंद हो जाता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर आते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव का हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते ही ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और दिखाना भी महत्वपूर्ण है। ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक स्वराज्य पार्टी का गठन कर डाला। किसने? मोतीलाल नेहरू ने और सी आर दास ने। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा उग्र नेताओं ने जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। अब यहाँ पे आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने 20 के दशक में आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी।
1926 के कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद यह पूरी तरह से धराशायी हो गई। कौन सी कृषि की कीमतें? कृषि कृषि की कीमतें क्या हुई? एकदम से धराशायी हो जाती हैं। कृषि उत्पादकों की मांग गिरी, जो कृषि से जो चीजें बन रही थी उनकी मांग गिर हो गई और निर्यात कम होने लगा, मतलब की चीजें भेजना बंद हो गई। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना महंगा हो गया। जब जब उनकी मांग कम हो गई तो वो बेच ही नहीं पाएंगे, जब बेच नहीं पाएंगे तो उनको लगान चुकाने में भी समस्या का समाधान मतलब समस्या का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में संवैधानिक आयोग का गठन किया और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आंदोलन को भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कौन? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और प्रदर्शन के दौरान उनके गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। किसने? लाला लाजपत राय ने। अब देखिए 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचता तो उसका स्वागत साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों में प्रदर्शन का हिस्सा सभी ने मतलब प्रदर्शन हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड वायसराय इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेट्स को का एक गोलमोल सा ऐलान किया। किसने? इरविन ने। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस प्रस्ताव ने कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा। यहाँ पर 1931 की बैठक दिखाई गई। वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी। और उदारवादी और मध्यमवर्गीय भी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में एक लाहौर अधिवेशन में यहाँ से देखिए एक बहुत ही अच्छी घटना घटित होती है। जब आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो इसकी कहानी यहीं से शुरू होती है कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और औपचारिक से मान लिया गया तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया और स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना पड़ा। अब यहाँ पर आता है स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930 में क्या कहा गया है, इसके बारे में देखते हैं। हम हमारा विश्व हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता भी एक आहरणीय अधिकार है कि उन्हें आजादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे कि वे आगे बढ़ने के लिए परिपूर्ण अवसर मिल जाए। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार अपनी जनता के लिए इन अधिकारों को वंचित रखती है तो दबाती है, तो जनता को सरकार को बदलने और समूल समाप्त करने का अधिकार है। मतलब ऐसा कोई अगर जो कर रहा है जनता के हितों को का दमन किया जा रहा है अगर, तो ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता की स्वतंत्रता से वंचित किया बल्कि उसे जनता को शोषण किया और देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से
ब्रिटेन के साथ सभी संबंधों को समाप्त कर पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना चाहिए, ये उस समय कहा गया। अब आता है एक नया आंदोलन, जिसे हम कहते हैं नमक यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश की एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों तक जुड़ी हुई थी। मतलब कुछ सामान्य थी, कुछ सामान्य के लिए, कुछ व्यापारियों के लिए, कुछ किसानों के लिए थी मांगे। 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो जाए। कौन सा अभियान? देश की आजादी का। इससे उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। देखिए, नमक पे टैक्स नहीं लगता। आप देखिए, लेने जाइए नमक, नमक पे अगर टैक्स बना, देखिए गवर्नमेंट कितनी कमाई हो। नमक क्या होता है? नमक जरूर है बजिए, एक मान के चलिए हमारे भोजन का मुख्य अवयव हो जाता है। उसके बिना मजा ही बेकार है खाने का, है ना? तो वो क्या हुआ कि उस समय अंग्रेज इस पे खूब टैक्स लगाते थे। अब तो आपको काफी सस्ता मिल जाता है, पहले हम लोग के टाइम में तो और सस्ता था। अब तो तभी भी आप जाइए, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए की एक पैकेट मिलेगी, वो महीना भर चलेगी। तो इसलिए नमक पर और नमक का गरीब अमीर सभी इस्तेमाल करते थे, या भोजन का अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी का को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी का एक पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था, चेतावनी थी। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। अब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होगा, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को आप यहीं से लिखेंगे। उन्होंने 11 सूत्री मांगे थी, जो कि इनसे जुड़ी हुई थी। फिर उन्होंने नमक पे कर के लिए हटाने कहा। नमक महत्वपूर्ण हिस्सा था, अमीर गरीब दोनों यूज करते थे। और इस पे क्या हुआ, इस पे कहा गया कि नमक कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन कहा कि दमनकारी पहलू। तो ये अल्टीमेटम दिया उन्होंने, कहा 11 मार्च अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वेंटिलेटर के साथ में, 78 कितने थे? 78 थे, के साथ यात्रा शुरू कर दी। कितने सहयोगी हैं? यहाँ ध्यान रखिए, 11 मार्च को शुरू करते हैं, 78 सहयोगी रहते हैं और यात्रा शुरू हो जाती है। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटी कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय करती थी। कितने ही थी? लगभग 240 थी। और 24 दिन तक ये लोग चल रहे थे और 10 मील रोज सफर तय करते थे। गांधी जी जहां भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज्य का अर्थ स्पष्ट किया, आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों को भी शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे। कब चले थे? 11 को चले थे। 24 दिन का समय लगता है और ये 6 को पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया, और यह कानून का उल्लंघन था। और यहीं से शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले की तरह अलग था। मुकाबले किस तरह अलग था, ये देखते हैं। इस बार लोगों ने केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए, बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किए जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में, अब यहाँ पर दिखाया गया है फोटो में, गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ जा रहे हैं। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो देश के विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पैकेटिंग की जाने लगी, जो मैंने बताया था असहयोग आंदोलन में हुआ था। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव
में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सीन बढ़िया से बनता है। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अब ये जब देखा कि इतना कुछ प्रभाव ज्यादा हो रहा आंदोलन का, तो इनको नेताओं को चपेटना शुरू करो, मतलब कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट करो। बहुत सारे स्थानों पर हिंसा भी हुई। जब जो भीड़ है, भीड़ तो हिंसा होगी ही। और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी की समर्पित साथी अब्दुल्ला गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, तो गुस्साई भीड़ ने सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गाड़ियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। अब उन्होंने कहा, नहीं, ये तो बड़े नेता थे, अब्दुल गफ्फार खान। अब इन्होंने कहा कि भैया अब तो गाड़ियां भी लूटो, अब पुलिस की गाड़ियों के सामने ना जाओ। बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रति पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिया। यानी कि गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद में स्थिति और भी बेकाबू होना शुरू हो गई। भयभीत होकर भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमला किया। आमतौर बच्चों को मारा पीटा। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ समझौते पर दस्तखत किए और इसे गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, मतलब पहले वाले में गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है ये नहीं गए। दूसरे में गांधी जी जा रहे हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। जो राजनीतिक कैदी हैं उनको हम रिहा करेंगे। दिसंबर 1931 के सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए। वहां वार्ता में हुई टूट वहां बीच में ही वार्ता टूट गई और गांधी और जो है उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू किया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सभाओं और प्रदर्शनों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 में यह आंदोलन आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। लोग उस जोश के साथ में नहीं जुड़ रहे थे जो पहले जुड़े। जितनी एनर्जी से पहले जुड़े, जितनी एनर्जी से उन्होंने पहले जो है काफी मतलब उसका विरोध किया, उतना नहीं जुड़ पाया। लोगों ने आंदोलन में कैसे लिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।